लक्षद्वीप में समुद्र तल से मात्र 2 मीटर ऊपर एक छोटा सा टापू स्थित है, पिटी। पिटी का क्षेत्रफल मात्र 500 वर्ग मीटर है। यहाँ इंसान तो नहीं रहते, लेकिन ये टापू समुद्री पक्षियों की एक प्रजाति टर्न्स का घर है। ये पक्षी लक्षद्वीप के मछली पकड़ने से जुड़े स्थानीय लोगों के लिए काफी अहमियत रखते हैं। लक्षद्वीप में मुख्य रूप से टूना मछली पकड़ी जाती है। टूना मछली और टर्न बर्ड्स दोनों ही समुद्र की सतह पर मिलने वाली छोटी मछलियों को खाते हैं। इसलिए मछुआरों को अगर किसी क्षेत्र में टर्न्स नजर आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें टूना मछलियों का झुंड कहाँ मिलेगा। ये संबंध एक उदाहरण है कि कैसे किसी द्वीप या आइलैंड पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम काम करता है। आइलैंड जमीन का वो हिस्सा होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। आइलैंड्स सिर्फ समुद्रों और महासागरों में ही नहीं बनते, बल्कि इनका निर्माण नदियों में भी होता है। आइलैंड्स कहीं भी मौजूद हों, लेकिन मेनलैंड यानी मुख्य भूमि से इनके बीच कुछ दूरी अवश्य होती है। आइलैंड इकोसिस्टम में जीवन मेनलैंड से मिलता जुलता भले ही दिखे, लेकिन यह बिल्कुल खास होता है। मेनलैंड में जीव स्थानांतरण यानी माइग्रेट करके आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। यहां हजारों साल गुजारने के दौरान उनमें कई परिवर्तन आते हैं। वो अपने आप को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ढालते रहते हैं और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक वो पूरी तरह से बदल नहीं जाते और अपनी मेनलैंड में पाई जाने वाली स्पीशीज से भिन्न नहीं हो जाते। इन्हीं कुछ कारणों से आइलैंड्स को विभिन्न जीवों की उत्पत्ति यानी एवोल्यूशन का अध्ययन करने वाली प्रयोगशाला भी माना जाता है। आइलैंड्स के निर्माण की प्रक्रिया एक गतिशील यानी डायनामिक प्रक्रिया है और ये आज भी लगातार जारी है। आइलैंड्स मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला महाद्वीपीय द्वीप यानी कॉन्टिनेंटल आइलैंड और दूसरा महासागरीय द्वीप यानी ओशियनिक आइलैंड। जब 2 लैंड मासेस किसी गहरे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जरिए जुड़े होते हैं और इस गर्त यानी डिप्रेशन में समुद्र का पानी भर जाता है तो ये 2 लैंड मासेस आइलैंड्स बन जाते हैं। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स ऐसे ही बनते हैं। ग्रीनलैंड कॉन्टिनेंटल आइलैंड का एक उदाहरण है। अटलांटिक महासागर का पानी ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। ओशियानिक आइलैंड एक दूसरे प्रकार का आइलैंड है। समुद्र तल में ज्वालामुखीय गतिविधियों की वजह से गर्म मैग्मा ऊपर उठता है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो यह समुद्र के भीतर ही एक पर्वत का रूप ले लेता है। जब यह पर्वत समुद्री सतह से ऊपर निकल आता है तब ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ एक आइलैंड बन जाता है। कुछ ओशियानिक आइलैंड्स उन सीमाओं पर स्थित होते हैं जहां अर्थ प्लेट्स साथ हो जाती हैं, जबकि कुछ वहां उभर आते हैं जहां ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। आइसलैंड वोल्केनिक ओशियानिक आइलैंड का एक उदाहरण है। अगर हम आइलैंड की परिभाषा पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि एक तरह से दुनिया के सारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स आइलैंड ही हैं, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स चारों ओर से समुद्र के पानी से घिरे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक कॉन्टिनेंट माना गया है, लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि आइलैंड्स नदियों में भी बनते हैं। मजूली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। इसका निर्माण असम में ब्रह्मपुत्र नदी के परिक्षेत्र यानी बैंक्स पर अवसादों के इकट्ठा होने से हुआ है। भारतीय क्षेत्र में अनेकों ऐसे आइलैंड्स हैं जो प्राकृतिक रूप से काफी संपन्न हैं। हमारे देश के 2 मुख्य ऑफशोर आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, ये आइलैंड केरला के तट से करीब 200 से 300 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इस ग्रुप में 20 विभिन्न आइलैंड्स मौजूद हैं, जबकि अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में 572 छोटे आइलैंड्स मौजूद हैं। ये आइलैंड्स कोलकाता से 1255 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इस टेरिटरी में 2 आइलैंड ग्रुप्स शामिल हैं। पहले 204 द्वीपों वाले अंडमान आइलैंड्स और दूसरे 22 द्वीपों वाले निकोबार आइलैंड्स।
निकोबार आइलैंड्स में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम जमीनी हिस्सा है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स के अलावा हमारे देश में कई छोटे छोटे आइलैंड्स भी मौजूद हैं, जैसे दमन और दीव, मुंबई का वर्सोवा आइलैंड, गोवा का दीवार और सेंटो एस्टिवम, तमिलनाडु का मशहूर कुरुसदाई और उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड। अब जानते हैं अंडमान से जुड़ी कुछ खास बातें। अंडमान भारत की सबसे बड़ी आइलैंड चेन है। ये ग्रुप अराकान पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, जो पानी के भीतर अंडमान और बर्मा के बीच फैला हुआ है। किसी समय में अंडमान के आइलैंड्स बर्मा के मेनलैंड से जुड़े हुए थे, लेकिन आज उथले यानी शैलो कॉन्टिनेंटल वाटर्स की वजह से ये इससे अलग हो गए हैं। अंडमान और बर्मा में साफ तौर पर जैव भौगोलिक समानताएं यानी बायोजियोग्राफिकल सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं, जबकि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने एक बड़े अर्क पर स्थित हैं। इसीलिए निकोबार के इकोसिस्टम और इंडोनेशियन तथा साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्रों में गहरी समानताएं दिखती हैं। अंडमान में मौजूद बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। एक्टिव वोल्केनो ऐसे वोल्केनो को कहते हैं जहां से आज भी निरंतर लावा निकलता हो। अंडमान आइलैंड्स में मड वोल्केनोज भी मौजूद हैं। ये वोल्केनोज लावे की जगह कीचड़ उगलते हैं। इस कीचड़ में मीथेन, CO2 और नाइट्रोजन जैसी गैसें मौजूद होती हैं। ये गैसें काफी फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील होती हैं। अंडमान का बार्टन आइलैंड मड वोल्केनो के लिए जाना जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरब सागर में ज्वालामुखीय भूमि पर स्थित कोरल अटोल फॉर्मेशंस हैं। हवा और जल की क्रियाओं से ज्वालामुखीय द्वीप क्षरित होने लगे थे। जैसे जैसे इन द्वीपों का क्षरण हो रहा था, वैसे वैसे इन इरोडिंग आइलैंड्स के चारों ओर एक रिंग की शक्ल में कोरल रीफ विकसित हो रहे थे। जब ये वोल्केनिक आइलैंड्स पूरी तरह से पानी में डूब गए, तो विकसित हो रहे कोरल्स की इस रिंग के बीच एक लगून निर्मित हो गया। धीरे धीरे सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके बाद सैंडबैग्स का निर्माण हुआ। ये सैंडबैग्स समुद्री पक्षियों के नेस्टिंग ग्राउंड्स बने। पक्षियों के मल यानी ड्रॉपिंग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बेहतर हुई। इससे इन जगहों में वनस्पतियों का विकास हुआ। वनस्पतियों के निकल आने से धीरे धीरे इंसानों ने इन जगहों पर अपना डेरा जमा लिया। लक्षद्वीप का पिटी आइलैंड इस तरह के आइलैंड के उदय या एवोल्यूशन को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी ट्रॉपिकल जोन्स में स्थित हैं, लेकिन इन दोनों द्वीप समूहों की वनस्पति तथा जीव जगत में काफी अंतर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जमीन पर काफी जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पक्षी और शायद कीड़े भी सिर्फ इन्हीं जगहों में पनपते हैं। यहाँ 50 किस्म के मैमल्स पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनमें से ज्यादातर मेनलैंड से यहाँ लाए गए थे। अंडमान निकोबार ग्रुप मैंग्रोव्स और कोरल्स के लिए भी जाने जाते हैं। इसी कारण यहाँ के समुद्र में कई तरह के जीव पनपते हैं। दूसरी तरफ लक्षद्वीप में जमीन पर बहुत ही सीमित जैव विविधता दिखती है, पर यहाँ समुद्री जीवन बड़े ही उम्दा ढंग से पनपता है। लक्षद्वीप के चारों ओर फैला समुद्र बहुत उत्पादक है। यहाँ के कोरल्स और लगून कई विलुप्त हो रहे समुद्री जीवों को आश्रय देते हैं। लक्षद्वीप में ज्यादा मैंग्रोव्स तो नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ 2 तरह की समुद्री घासें यानी सी ग्रासेस बखूबी पनपती हैं। ये सी ग्रासेस बीचेस के समीप उगती हैं और तटों को कटाव से बचाती हैं। साथ ही साथ ये तटों पर अवसादों को भी इकट्ठा करने में मदद करती हैं, जिससे मिट्टी को स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी मिलती है। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप दोनों ही द्वीप समूहों में नारियल मुख्य नकदी फसल है। नारियल के रेशे निकालना और उससे विभिन्न उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स को बनाना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है।
लक्षद्वीप में रीढ़धारी पशुओं यानी वर्टिब्रेट्स में मवेशी और पोल्ट्री बर्ड्स सामान्य हैं। घरों में पाली जाने वाली बिल्ली कार्निवोरा फैमिली की एकमात्र प्रतिनिधि है। यहाँ कई तरह के क्रस्टेशियंस भी पाए जाते हैं और इनमें से एक है हर्मिट क्रैब। इस क्रैब के शरीर पर एक कठोर आवरण होता है। जब इन क्रैब्स का शरीर इनके इस बाहरी आवरण में नहीं समा पाता, तब ये अपनी जरूरत के हिसाब से एक नया शेल ढूंढ लेते हैं। सेकंड हैंड शेल में रहने की इसी आदत की वजह से इन्हें हर्मिट क्रैब कहते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के साथ साथ कोस्टल अपवेलिंग जोन्स में स्थित हैं। कोस्टल अपवेलिंग के दौरान हवा समुद्री सतह पर मौजूद गर्म पानी को हटा देती है। गहरे समुद्र का ठंडा पानी इस गर्म पानी की जगह ले लेता है। ठंडा पानी अपने साथ साथ समुद्री तल में मौजूद पोषक पदार्थों को भी समुद्र की सतह तक ले आता है। फाइटोप्लैंक्टन्स CO2 और सूर्य की रोशनी की मदद से इन पदार्थों का फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन्स खाते हैं। फिर जूप्लैंक्टन्स मछलियों और पक्षियों का आहार बनते हैं। ये आहार चक्र यूं ही आगे बढ़ता है जब मैमल्स और इंसान इन जीवों का भोजन करते हैं। आइलैंड्स के चारों ओर फैले समुद्री पानी में ऐसे कितने ही जीव पनपते हैं। इसी वजह से विशेषकर माइग्रेटरी सीजन्स में कई तरह के पक्षी इन आइलैंड्स पर प्रवास करते हैं। आइलैंड्स के आसपास समुद्री पानी के इतने उत्पादक होने की वजह से ही अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूहों के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। पिटी के पास मछुआरे समुद्र के ऊपर टर्न्स की गतिविधियों पर खासी निगाह रखते हैं। टर्न्स मछुआरों के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। जब भी मछुआरे किसी क्षेत्र में समुद्र के ऊपर भारी संख्या में टर्न्स को देखते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि टूना मछलियां उन्हें कहां मिलेंगी। टूना की तरह ही टर्न्स भी समुद्री सतह पर मिलने वाली छोटी मछलियों को खाते हैं। लक्षद्वीप में फिशिंग इंडस्ट्री यानी मत्स्य उद्योग का मुख्य संसाधन टूना मछली ही है। टूना मछली को फिलेट्स के आकार में काटा जाता है और फिर इसे बॉईल करते हैं। इसके बाद इसे हफ्ते भर धूप में सुखाया जाता है। इस सूखे हुए प्रोडक्ट को मैस कहते हैं। ये स्थानीय लोगों का मुख्य आहार तो है ही, साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है और इससे ही लोगों की जीविका चलती है। कोरल रीफ अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप आइलैंड्स के आसपास समुद्री पानी के अत्यधिक उत्पादक होने की एक और प्रमुख वजह है। ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे भारत में 50% से भी ज्यादा फिश कैच कोरल रीफ क्षेत्रों की ही देन है। कोरल वास्तव में एक जीव है जिसे पॉलिप कहते हैं। पॉलिप का शरीर लंबा होता है। शरीर के ऊपरी भाग में इसका मुंह होता है जो शरीर के भीतर पेट से जुड़ा होता है। पॉलिप का मुंह अनेकों टेंटिकल्स से घिरा होता है। ये टेंटिकल्स पॉलिप्स के लिए सेंसर्स की तरह काम करते हैं और साथ ही इनके लिए भोज्य पदार्थ यानी फूड मटेरियल्स भी पकड़ते हैं। हर पॉलिप अपने शरीर के इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन स्रावित करता है। ये लाइमस्टोन पॉलिप्स के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पॉलिप्स जैसे जैसे विकसित होते हैं वो विभक्त यानी डिवाइड भी होने लगते हैं और इस तरह कोरल कॉलोनीज बनती हैं। धीरे धीरे कोरल कॉलोनीज एक दूसरे के ऊपर बसती जाती हैं और इस तरह कोरल रीफ का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया काफी धीमी है और कोरल रीफ के बनने में हजारों साल लग जाते हैं। सामान्यतः कोरल्स जलमग्न यानी सबमर्ज्ड आइलैंड्स या कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के मुहाने पर स्थित होते हैं। अपवेलिंग बॉटम करंट्स की वजह से इन जगहों तक सूक्ष्म जैविक पदार्थ भी पहुंच जाते हैं जो कोरल्स का भी भोजन बनते हैं। कोरल फॉर्मेशंस भूमि निर्माण में भी मदद करते हैं। इस तरह ये विभिन्न जीवों के लिए आवास भी बन जाते हैं और आइलैंड की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। आइलैंड्स में इंसानी आदतों में सबसे बुरी बात यह है
कि यहाँ बाहर से वो जानवर लाए जाते हैं जो प्राकृतिक रूप से आइलैंड से नहीं जुड़े हैं। ये जीव या तो पालतू बनाए जाते हैं या फिर इनका इस्तेमाल कृषि के लिए होता है। शाकाहारी जीव जैसे भेड़ बकरी का प्रमुख भोजन होते हैं घास पत्ते। इन जीवों की ज्यादा तादाद होने की वजह से ओवरग्रेजिंग का खतरा बना रहता है, जिसके कारण इन द्वीपों की सीमित प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो सकती है। लेंटेना जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लाए गए हैं। लेंटेना एक प्रकार का वीड है जो बहुत जल्द विकसित होता है, लेकिन इसके तेजी से फैलने से स्थानीय वनस्पति के लिए पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं। भारत और विश्व के दूसरे आइलैंड्स जैविक रूप से काफी संपन्न और अनोखे हैं, लेकिन आज उनके पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन आइलैंड्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। कृषि, आवासीय निर्माण और औद्योगिक विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने के नाम पर भारी तादाद में पेड़ों को काटा जा रहा है। इस अनियंत्रित कटाई से आइलैंड्स के एक बड़े हिस्से से कई महत्वपूर्ण और खास वनस्पतियां खत्म हो गई हैं। मैंग्रोव्स भी कुछ इन्हीं कारणों से कई आइलैंड्स पर खत्म हो रहे हैं। इससे इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला पर असर पड़ता है। साथ ही समुद्री तूफान से होने वाले नुकसान का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। सामान्यतः सीवेज तथा अन्य व्यर्थ और हानिकारक पदार्थ नदी नालों के जरिए समुद्रों तक पहुंच जाते हैं। इससे समुद्री जल प्रदूषित होता है और इसमें रहने वाले जीव घुटकर मरने लगते हैं। कोरल्स को अपने विकास के लिए प्रदूषण रहित वातावरण चाहिए। प्रदूषण की दर में इजाफा होने से कोरल्स पर काफी बुरा असर पड़ता है और वो भी मरने लगते हैं। मछली पकड़ने के गलत तरीकों और सेडिमेंटेशन की दर में वृद्धि होने से भी समुद्री जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। बड़े बड़े जहाजों के टैंकरों से रिसने वाला तेल और कोरल रीफ एरियाज में मोटराइज्ड बोट्स के ज्यादा चलने की वजह से भी कोरल समुदाय के जीवों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। कोरल रीफ्स प्राकृतिक तरंग रोध यानी नेचुरल ब्रेक वाटर्स का काम करती हैं और इनको नुकसान पहुंचने से तटीय कटाव की दर में तेजी आ जाती है और यह आइलैंड के सीमित भूभाग के लिए अच्छा नहीं है। कई स्थानों पर शेल्फ तथा बोल्डर्स का इस्तेमाल घर निर्माण में किया जाता है। ये टूटे हुए पदार्थ भी तटीय कटाव की दर और समुद्री लहरों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को कम करते हैं। ये छोटे जीवों के लिए आवास भी होते हैं। इनके कलेक्शन पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो आइलैंड्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आइलैंड्स की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। हाल ही के वर्षों में टूरिस्ट फैसिलिटीज के बढ़ जाने से ज्यादा लोग इन आइलैंड्स पर पहुंचने लगे हैं। इसी कारणवश आइलैंड्स में नए लोग भी आर्थिक लाभ की वजह से बसने लगे हैं और इससे सीमित भू संपदा यानी लैंड रिसोर्सेज पर दबाव काफी बढ़ गया है। इन खूबसूरत आइलैंड्स की प्राकृतिक व्यवस्था से छेड़छाड़ यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। ये है लक्षद्वीप की राजधानी कावरती। भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से कोई नुकसान न हो, इसलिए स्थानीय लोग, प्रशासन और कुछ जिम्मेदार गैर सरकारी संगठन यहाँ के नाजुक इकोसिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। इस द्वीप के लिए कोरल रीफ्स के महत्व को समझते हुए सबने एकजुट होकर कमर कस ली है। अब यहाँ शेल्फ और बोल्डर्स के कलेक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। लोगों को ये समझाया गया है कि कैसे ये टूटे हुए पदार्थ भी मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। प्रदूषण जो यहाँ के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, उसे खत्म करने के लिए यहाँ के लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर नेचर कैंप्स के जरिए लोगों में ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि कैसे लोग कोरल रीफ के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। कोरल रीफ इस द्वीप के लिए जीवन रेखा है, अतः इन क्षेत्रों को दुरुस्त और साफ रखने के लिए कई वैज्ञानिक और नवीन तकनीकें अपनाई जा रही हैं। यहाँ अक्सर स्कूबा डाइवर्स को पानी में गोता लगाते हुए देखा जा सकता है।
ये स्कूबा डाइवर्स समय समय पर कोरल्स और समुद्र में मौजूद अन्य जीवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, ताकि समय रहते ही किसी भी संभावित गड़बड़ी या खतरे का पता लगाया जा सके। कोरल्स की भारी तादाद में मौजूदगी से यहाँ के लोगों को कई तरह के फायदे हैं। इन कोरल क्षेत्रों से लोगों को मछलियां तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ कोरल रीफ शक्तिशाली समुद्री लहरों से होने वाले कटाव और नुकसान को भी काफी कम करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी कोरल रीफ के महत्व को समझाया जा रहा है, ताकि वो प्रदूषण न फैलाएं और इस आइलैंड की प्राकृतिक व्यवस्था को बरकरार रखने में मदद करें। लोगों ने इस बात को समझा है कि इन द्वीपों पर उनका अस्तित्व तभी संभव है जब प्रकृति की इस नायाब विरासत को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से महफूज रखा जाए।